नमस्कार। तो एक बार फिर से हम जो पिछला टॉपिक था हमारा संज्ञा से अवयव तक, उसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा को पढ़ लिया, अब हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। ये सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं परिभाषा की। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ, इसकी परिभाषा है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आता है आपके सर्व, सर्व का मतलब, और एक है नाम। सर्व का मतलब है सबके लिए, सर्व का मतलब सबके लिए, और नाम का मतलब तो वही है नाम या पहचान। यानी ऐसे शब्द जो सबके लिए उपयोग किए जा सकते हो। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, समझने की बात है कि सर्व सबके लिए, नाम नाम ऐसा शब्द जिसको हम सभी नामों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सभी नामों को क्या कहेंगे हम? पिछले टॉपिक को आपने पढ़ा हो तो अगर हम कहें कि सभी नाम के लिए प्रयुक्त शब्द, अगर ये इसकी परिभाषा देते हैं अपन, सर्वनाम किसको कहते हैं? कि ऐसा शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगर हम इसमें से ये निकाले कि सभी नामों के लिए, तो सभी नामों को क्या कहा जाता है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, सबके नाम जो है वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और इसमें भी यही लिखा हुआ है सर्व, सर्व यानी सभी नाम के लिए। तो सर्व का मतलब सभी नामों के लिए का मतलब संज्ञा। यानी कि हम इसकी परिभाषा में ये कह सकते हैं, एक तो इसकी सरल परिभाषा यही है कि सभी नामों के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो सर्वनाम है, क्योंकि सर्व का मतलब सभी होता है। अब इसका अगर सही व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा बताए तो सभी नामों को एक शब्द में कह सकते हैं अपन संज्ञा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, अब ये के लिए का मतलब, इसको दो भागों में बांटेंगे तो अपन ये आएगा के लिए प्रयुक्त शब्द। के लिए का मतलब आ जाएगा यहां पर स्थान पर। यानी कि सभी नामों को हम कहेंगे संज्ञा, के लिए प्रयुक्त को हम कहेंगे स्थान पर। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या उपयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। तो इसकी सीधी सी परिभाषा आपके नाम में छुपी हुई है। सर्व यानी सभी के लिए, नाम नाम यानी कि सभी के लिए नाम, ऐसा शब्द जो सभी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है उसको कहते हैं सर्वनाम। यानी सभी नाम को कहते हैं संज्ञा, के लिए प्रयुक्त का मतलब स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर जो उपयोग होने वाला शब्द है उसको हम सर्वनाम कहेंगे। अब मैं इसकी परिभाषा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देख करके स्वयं इसकी परिभाषा बनानी है। इसके नाम से ही इसकी परिभाषा बनानी है कि ऐसा शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी सही परिभाषा है, डेफिनेशन है। अब आगे अपन देखते हैं कि ये तो संज्ञा सर्वनाम हो गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। ये है उदाहरण कि कैसे हम नामों को के लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये है आपका कि राम जा रहा है, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे कि राम शब्द जो है वो संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अब इस राम शब्द को अगर एक बार आपको वाक्य लिखना है तब तो आ जाएगा कि राम जा रहा है। इसके आगे राम के बारे में और कुछ कहना है और कुछ बताना है तो उसके लिए राम शब्द प्रयोग न करके राम की जगह कोई अन्य शब्द प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए, अब लिखा हुआ है राम जा रहा है, फिर आगे लिख देते हैं अपन वह बाइक द्वारा जा रहा है। अब इसी के बारे में कहा जा रहा है, यहां आप इसकी जगह राम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं राम जा रहा है, राम बाइक द्वारा जा रहा है, लेकिन ये दोनों वाक्य अलग अलग हो जाएंगे। अगर राम का प्रयोग दोबारा करेंगे तो दो वाक्य अलग अलग नजर आएंगे, इनमें दोनों के अंदर मिलने का भाव नहीं रहेगा, लगातार जो क्रम होता है वो टूट जाएगा। इसलिए राम जा रहा है और वह बाइक द्वारा जा रहा है, इससे दोनों वाक्य आपस में मिले हुए से प्रतीत हो रहे हैं, तो राम की जगह यहां वह प्रयोग किया गया और ये वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है। राम संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा के लिए जो आपने प्रयोग किया है वह, ये आ जाएगा आपके सर्वनाम। क्यों आ जाएगा सर्वनाम वह? अब ये वह जो केवल राम के लिए नहीं है, राम श्याम घनश्याम किसी के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर राम की जगह सीता शब्द आता है तो भी आप वही लिखेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसा शब्द है जो सभी संज्ञाओं के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो आपका संज्ञा सर्वनाम का हो गया प्रयोग कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसकी पहचान हो गई। अब बात आती है आपके सर्वनाम के भेद की कि सर्वनाम का भेद कितने होते हैं, ये है इसकी आपकी परिभाषा। अब सर्वनाम का अगर अपन भेद लें, भेद का मतलब प्रकार, तो प्रमुख रूप से ये भेद जो है सर्वनाम का वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सर्वनाम आपके सामने आएंगे। अब उन 6 प्रकारों में जो है वो पहला नाम आपका है पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो आपका सर्वनाम आएगा वो आ जाएगा निजवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा आता है आपके अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो प्रकार आप 3 आगे, चौथा जो आता है आपके वो आ जाएगा आपके संख्या वाचक सर्वनाम। और 5वां जो प्रकार आता है आपका वो है प्रश्न वाचक सर्वनाम। और छठा जो आपका आता है प्रकार, लास्ट अंतिम जो है वो निजवाचक आ जाता है, निज वाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के प्रमुख सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संज्ञावाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप ये 6 प्रकार हैं, इनका विस्तृत वर्णन, विस्तृत अध्ययन जो है वो अपन अलग अलग क्लासों के अंदर, ऑफलाइन क्लासों में पढ़ेंगे। इनका विस्तृत अध्ययन कैसे इनका प्रयोग होता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो है
जो ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी पुरुष का बोध कराते हैं, किसी पुरुष का बोध करवाते हैं। अब इस पुरुष शब्द के अंदर स्त्री भी है, स्त्री या पुरुष, वो दोनों का जो बोध करवाने वाले सर्वनाम होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब अगर पुरुष की बात करें तो हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर आप पुरुष देखेंगे तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के सर्वनाम भी होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वो है आपका सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जिसको कहते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे जैसे हिंदी के अंदर भी है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो 3 प्रकार के पुरुष कर्ता प्रयोग होते हैं। अब इसमें कई प्रकार के उदाहरण है, जैसे आता है मैं, हम, तुम, अपने। ये ऐसे उदाहरण है जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चय का मतलब होता है जो निश्चित चीज होती है, फिक्स होती है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित जो संबंध है उनका संज्ञा का बोध करवाता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक जिसमें संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है, संज्ञा का जो संबंध है वो अनिश्चित होता है, तो उसको अनिश्चय सर्वनाम कहा जाता है। संख्यावाचक जो संज्ञा शब्दों की संख्या बताता है, संख्यावाचक है। और निजवाचक जो निजता का, स्वयं का बोध करवाता है, उसको अपन निजवाचक कहा जाता है। इनका विस्तृत वर्णन, इनका प्रयोग कौन कौन से होता है, इनके विस्तृत अध्ययन हम क्लास के अंदर करेंगे, क्लास वाइज बताएंगे। अभी फिलहाल हम इन 5 का जो अध्ययन करेंगे, जो संज्ञा से अवयव तक है, उनका शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट बातें हैं, जिनकी बेसिक चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं अपन। जो ही क्लासें ओपन होगी इस वीडियो को आप शेयर करके बताइए लोगों को। और आप भी जो भी इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी क्लासें लगने वाली हैं, उनको मालूम है, और जिनको मालूम नहीं है उनको वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड के ऊपर आपकी कम से कम जानकारी दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका अध्ययन यहाँ तक ही है, क्योंकि ये एक सोशल जो डिस्टेंसिंग के तौर पर या जो महामारी के तौर पर जो अभी क्लासें नहीं लग रही है, जिसके कारण तो हम इस डिजिटल माध्यम से छोटे छोटे वीडियो ही बनते हैं, इसलिए कम से कम जानकारी दी जा रही है, लेकिन इनका बहुत बड़ा विस्तृत अध्ययन है। और यह हमारी तरफ से पूरा गारंटी है कि एक बार अगर आप इस विद्यालय की ऑफलाइन क्लास के अंदर एक बार अगर बैठ करके पढ़ लेंगे इन चीजों को, तो हमारी गारंटी है कि जीवन में कभी भी आपको दोबारा कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको हिंदी की तरफ से इतनी आपको फुल प्रूफ गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि इस चीज पर वो चीजें ही क्लास के अंदर पढ़ाई जाती हैं, वो चीजें सारी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, जो बच्चे के आने वाले लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड में उसके काम आएगी, जॉब में उसके काम आएगी। क्योंकि अगर आप गद्य भाग और पद्य भाग हिंदी का ज्यादा से ज्यादा पढ़ा देंगे, बच्चों को रटा देंगे, उससे ज्यादा उसको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो चीजें केवल एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है। लेकिन जो हिंदी का बेसिक व्याकरण है, वो व्याकरण बच्चे के जीवन में हर स्तर पर काम आने वाला होता है। तो सबसे ज्यादा मेरा हमेशा ध्यान, हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता व्याकरण पर होती है, जिसका विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है। अब इनका अगर आपको विस्तृत अध्ययन करना है तो ऑफलाइन क्लासों के अंदर बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है और उस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि वो कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर सके, आराम से उसको कर सके। आप हमारी तरफ से, मैंने पिछले कई 5-6 साल से सदाशिव पब्लिक स्कूल बिशनपुर में भी पढ़ाया है। मैंने जो पढ़ाया उसके अंदर से कुछ बच्चे जो आज भी 12th पास कर चुके हैं और 12th पास के बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन बच्चों ने जब किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया
और उन्होंने जो मासिक टेस्ट होता है उनमें उन्होंने टेस्ट दिया और उनका जो पहला टेस्ट था 1 महीने के बाद उसका बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मेशन था, बहुत ही उच्च कोटि का परफॉर्मेशन था, बहुत अच्छी तैयारी थी। तो उस बच्चे को बुलाया कि उस कोचिंग सेंटर वाले ने पूछा था कि भाई 1 महीने में तुमने इतना सारा कैसे पढ़ लिया, कैसे याद कर लिया। तो वो उस बच्चे ने हमें बताया, मुझे बताया और उन्होंने कहा कि ये चीजें जो आज आप कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, जिसको आप हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, एक्चुअली में ये चीजें हमने 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए जो आप पढ़ा रहे हैं वो मुझे आती है। इसका मतलब वहीं से हमें बल मिला और वहीं से मुझे ये पता चला कि भाई हम बच्चों को जो किताबी शिक्षा दे रहे हैं उनको केवल परसेंटेज बनाने के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, वो चीज गलत है। अगर बच्चे को ऑल ओवर पढ़ाया जाए, उसको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाया जाए तो उस बच्चे के ज्यादा बेहतर भविष्य के लिए अच्छी तरह से काम आता है। इसलिए इनका विस्तृत अध्ययन आप किसी ऑनलाइन क्लास के अंदर या उतने अच्छी तरह से नहीं समझा सकते जितना एक ऑफलाइन क्लास में होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नौकरी प्राप्त करना चाहता है, वो HRD इंटरनेशनल स्कूल में आए, यहाँ पर क्लास ज्वाइन करें, आप पढ़ करके देखें। किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध, कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक बार आ गए तो फिर आपको जाने नहीं। आप जितने दिन चाहते हैं उतने दिन आकर के पढ़िए। आप अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एडमिशन लीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, वरना आपकी अपनी चॉइस होती है। इसलिए मैं सबसे इस वीडियो की तरफ से यही निवेदन करूंगा कि आप एक बार कम से कम इस क्लास में बैठ करके देखिए। जो यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, जो क्लास लेते हैं, जिस टॉपिक की जानकारी 2 स्तर पर दी जाती है, एक तो स्कूली पढ़ाई के हिसाब से, बोर्ड या आपके एग्जाम के हिसाब से, और एक वो शिक्षा जो आपके कंपटीशन एग्जाम और भविष्य के लिए, आपकी जॉब के लिए कितना वो टॉपिक सहायक हो सकता है, उसकी भी साथ में बहुत बेसिक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर जो भी इसको वीडियो को देख रहा है उसे लगता है कि मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान देना है, तो वो ऑफलाइन क्लास में कभी भी आके जुड़ सकता है। और जो बच्चा यहाँ से 10th करके या 12th करके निकलेगा, उस बच्चे को गारंटी है कि उसे हिंदी से संबंधित या जो सब्जेक्ट से संबंधित है किसी कोचिंग सेंटर में एक्स्ट्रा फीस भर के जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पहले ही पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा बेसिक उद्देश्य होता है वो ये नहीं है कि हम कोई बच्चे के ज्यादा परसेंटेज बना करके फिर उसको हाईलाइट करके ये बताएं कि हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा बेसिक उद्देश्य ये है विद्यालय का कि बच्चा पढ़ के जाए, निकले यहाँ से, भले ही उसके परसेंटेज कम हो, भले ही वो बाकी बच्चों की तुलना में मार्कशीट के अंदर कम नजर आए, लेकिन उसने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उसने अपना एक गोल बनाया है, उसको हासिल करने में उसकी जो शिक्षा है, उसका जो मार्ग है, वो कितना सरल और सहज हम बना सकते हैं, उसका हम प्रयास करते हैं। इसलिए इसका विस्तृत अध्ययन आपको ऑफलाइन क्लासों के अंदर करना पड़ेगा। अब ये तो है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब इनकी जो विस्तृत प्रकारों की परिभाषा और बाकी सारी जानकारी आपको बाद में मिलेगी।